हेलो स्टूडेंट्स, ब्लू प्रिंट डिजिटल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है वसीम चौहान और बेटा मैं आपको क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा हूं। साइंस में हमने रसायन विज्ञान प्रारंभ किया और अब तक हम रसायन विज्ञान का प्रथम चैप्टर उसको स्टार्ट किया था। जो पहला चैप्टर है बेटा उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इस चैप्टर के अब तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आज ये बेटा तीसरा भाग हम आपके लिए लेकर आए हैं। फर्स्ट भाग में, पहले भाग में हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होती हैं। हमने रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करना, संतुलित करना भी सीखा था। फिर दूसरे भाग में बेटा हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। और इस चैप्टर के इस भाग में यानी भाग 3 में बेटा आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो है तापमान के आधार पर भी कुछ प्रकार की होती हैं। और जो कुछ टॉपिक इस चैप्टर के रह गए हैं वो इस पार्ट में हम बेटा कवर करने वाले हैं। आपको अपना रजिस्टर पेन साथ में लेकर बैठना है, चीज़ों को फोकस के साथ नोट करना है और टाइम पे वीडियो को पॉज करते जाना जिससे कि आप ठीक से उनको बेटा नोट करते जाएं। तो बेटा भाग 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। लेकिन कैसे बेटा? तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के बेस पर या हीट के आधार पर हमने रासायनिक अभिक्रिया को बांटा है। तो बेटा 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती है। पहला जो है उसको बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। और बेटा दूसरी जो होती हैं उनको बोलते हैं बेटा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। देखो इंग्लिश में ऊष्माक्षेपी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और बेटा अगर मैं बात करूंगा ऊष्माशोषी की तो उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो हमें हर एक को पढ़ना है। बेटा हेडिंग लिखो पहले आप, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारा ऐसी अभिक्रिया है कि अभिक्रिया जब हो जाए तो वहां पर उसमें जो उत्पाद आपको मिल रहे हैं उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है। तो जहां पर ऊष्मा मुक्त हो ऐसी अभिक्रिया को बेटा क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आप देखो कि मतलब ए और बी आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, है ना? और अभिक्रिया करके सपोज करो इन्होंने COD बनाए, है ना बेटा? ये उत्पाद हमें मिले हैं और इन उत्पाद के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ ऊष्मा भी प्राप्त हुई है। तो ऐसी अभिक्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे बेटा हमारे पास कार्बन है। कार्बन को बेटा अगर हम क्या करते हैं, बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो होगा क्या कि यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और बेटा साथ में यहाँ से आपको ऊष्मा भी प्राप्त होगी। तो ये जो अभिक्रिया है बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे बेटा हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और बेटा CaO को अगर आप जल में घोल रहे हो, है ना, तो जल में घोलने पर ये हमारा जो उत्पाद आपको मिलेगा उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा यहाँ पर भी आपको क्या मिलती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बेटा क्या बोलते हैं? हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें आपको उत्पाद के साथ साथ कुछ मात्रा में ऊष्मा भी प्राप्त हो रही है। बेटा दूसरे प्रकार की जो इसमें अभिक्रिया है उसको कहा गया था ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हेडिंग लिखो बेटा, आपको हेडिंग लिखनी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो बेटा मैं आपको अभी मैंने बताया कि ऊष्माक्षेपी में आपको ऊष्मा प्राप्त होती है। लेकिन ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करने पर होगी तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? हम ऊष्माशोषी। यानी कि ये बेटा ऐसी अभिक्रिया होगी कि तभी हो सकती है जब वहां पर ऊष्मा है। अगर ऊष्मा नहीं होगी, अगर ऊष्मा आप इसको नहीं दोगे तो ये अभिक्रिया होगी ही नहीं। मतलब सपोज करो बेटा ये हमारा कुछ A और B है, ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया ये तभी कर पाएंगे जब आप इसको मतलब इन दोनों को हीट कर रहे हो, ऊष्मा आप प्रवाहित कर रहे हो। तो ऊष्मा देने पर ये तब आपको COD या EV कह दो, ये दे रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है बेटा उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो बेटा इसका। जैसे मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट कर दूंगा, अगर मैं उसको गर्म करूंगा तो गर्म करने पर क्या होगा? यहाँ से आपको प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना।
तो ये जो अभिक्रिया है कैसी है बेटा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, या इंग्लिश में कहते हैं इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मेरे पास बेटा जो है FeSO4 है, मेरे पास क्या है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट कहता हूं मैं इसको। बेटा अगर मैं इसको हीट कर दूंगा, तो मुझे प्राप्त होता है Fe2O3, और बेटा साथ में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 और SO3 प्राप्त होते हैं। आप समीकरण को बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया तभी हुई है जब आपने इसको क्या हीट किया है। अगर आपको इसको हीट नहीं करोगे तो ये अभिक्रिया होगी नहीं। तो यहाँ पर ऊष्मा का शोषण हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा ये हमारा टॉपिक कवर हुआ पूरा। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग जो है उसको देखो बेटा। कल हमने जो है यानी कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ क्या होती हैं, उपचयन अभिक्रियाएं, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती थी कि अगर किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या वहां से हाइड्रोजन हट रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते थे उपचयन अभिक्रिया। तो ये जो उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं बेटा, इनके कुछ हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव होते हैं। तो उन प्रभावों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो आपको हेडिंग जो नेक्स्ट लिखनी है वो है बेटा कि उपचयन अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में, उपचयन अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। तो बेटा ये हेडिंग है। मैं फिर बता रहा हूं कि उपचयन का मतलब क्या होता है। अगर किसी यौगिक में आप ऑक्सीजन को जोड़ रहे हो या वहां से आप हाइड्रोजन को हटा रहे हो, तो बेटा इसी को बोलते हैं उपचयन। तो उपचयन क्रिया जो है, अभिक्रिया बहुत सारी होती है। तो हमारी लाइफ में, हमारी जो डेली लाइफ है उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा। प्रथम जो इफेक्ट है देखो, उसको हम क्या बोलते हैं, शोषण कहते हैं। आपने शोषण के बारे में पढ़ा होगा। तो शोषण क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो वायु है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और वे जो फेफड़े हमारे होते हैं बेटा, फेफड़ों तक पहुंच जाती है ना। फेफड़ों में क्या होता है, एल्वियोलाई होती हैं, फेफड़ों की कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो फेफड़ों की कोशिकाओं में जाकर क्या होगा, वायु से जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाती है, और ऑक्सीजन जो है बेटा वो रक्त के द्वारा, रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, रक्त के द्वारा जो हमारे शरीर की बाकी कोशिकाएं हैं वहां तक पहुंच जाती है। शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पाचन के बाद कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वहां पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज और जो है ऑक्सीजन अब जो है वो रक्त द्वारा वहां पर पहुंच गया है। तो ग्लूकोज को जो है ये ऑक्सीजन बेटा तोड़ देती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस बनती है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो ऊर्जा मुक्त हुई है बेटा ग्लूकोज के अणु से, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। मेरी बात आप क्या है बेटा, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास C6H12O6 है, इसका मतलब होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है बेटा क्या है, ऑक्सीजन की सहायता से ये टूट जाता है, और टूटेगा तो यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल बेटा मिलेगा, और साथ में बेटा आपको यहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो ये श्वसन की जो प्रक्रिया है ये भी बेटा पूरी हमारी क्या है, एक तरह की उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मेरी बात समझ में आई आपके। तो बेटा ये ध्यान देना, इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लो एक बार। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो कुछ बच्चे ऐसा कह देते हैं कि श्वसन का मतलब सांस लेना होता है। सांस लेना नहीं होता, श्वसन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज के अणु का टूटना, ऊर्जा देने के लिए उसको बेटा क्या होता है, श्वसन। और मैं क्या बता रहा हूँ कि श्वसन भी एक तरह की उपचयन अभिक्रिया है, और हम पढ़ रहे हैं कि उपचयन अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। तो बेटा प्रथम प्रभाव देखा कि प्रथम प्रभाव उपचयन अभिक्रिया का कहाँ पर होता है, श्वसन में होता है। तो बेटा इसको नोट करो तेजी के साथ। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, सेकंड प्रभाव पढ़ेंगे हम उपचयन अभिक्रियाओं का। बेटा सेकंड प्रभाव को हम संक्षारण कहते हैं, है ना, संक्षारण। और इंग्लिश में बेटा इसको कोरोजन कहा जाता है। तो हेडिंग लिखो कोरोजन, या हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या है, आपने कभी लोहा धातु होती है उसका जो सरफेस होता है उसको देखा होगा, तो वो चिकना रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा बेटा, अगर हम उसको मतलब खुले में रख देंगे, तो खुले में रखने पर क्या होता है कि उसका जो सरफेस है, ऊपर का जो उसका वक्र पृष्ठ होता है, वो एक तरह से धुंधला हो जाता है, और उसके ऊपर जो है अगर वो लोहा है तो भूरे रंग की एक परत आ जाती है। हम उसको कहते हैं कि लोहे पर जंग लग गया है ना बेटा। या आपने देखा होगा जो चांदी होती है, चांदी का जो वक्र पृष्ठ है, सरफेस होता है ऊपर का, वो बेटा काला काला हो जाता है। या आपने तांबा देखा है, तांबे की जो धातु होती है, तांबे के बर्तन होते हैं,
तो अगर कुछ समय बाद या कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर एक हरे रंग की परत आ जाती है। तो बेटा ये जो इन धातुओं के ऊपर एक अलग तरह की परत आ रही है, इसी को क्या बोलते हैं, उन धातुओं का संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, है ना। तो जब धातुओं को खुले में रख दिया जाता है तो खुले में वहां पर क्या होता है, हवा है, वहां पर वायु है, वायु है तो ऑक्सीजन होगी, है ना। तो उन धातुओं का बेटा क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, और उपचयन होकर जो है उनका फिर संक्षारण हो जाता है और एक लेयर, एक परत उनके ऊपर आ जाती है ना। तो मैं क्या आपसे बोला था कि अगर लोहा है ना बेटा, अगर लोहा है तो लोहे पर क्या होगा, लोहे पर बेटा क्या हो जाता है कि एक लाल भूरे रंग की परत आ जाती है, लाल भूरे रंग की बेटा परत आ जाती है। और बेटा अगर चांदी है आपके पास, है ना, चांदी जो है, अगर चांदी के ऊपर क्या होता है, काले रंग की लेयर आ जाती है ना, काले रंग की बेटा क्या आ जाएगी, परत आ जाएगी। और आपके पास अगर तांबा है तो तांबे के ऊपर बेटा आपको मिलेगी हरे रंग की, एक हरे रंग की परत मिल जाती है। तो ये धातु के ऊपर जो परत आ रही है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण। और ये परत क्यों आ रही है, ये परत सारी की सारी क्यों आ रही है, इसका कारण है कि इन धातुओं का बेटा क्या हो गया है, उपचयन हो गया है, ऑक्सीजन जो है इनके साथ क्या हो गई है, जुड़ गई है। मेरी बात समझ गया। तो संक्षारण भी एक तरह का प्रभाव है जो उपचयन अभिक्रियाओं के कारण होता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। बेटा तीसरा प्रभाव हम पढ़ेंगे, आप उसको नोट करते जाओ। जो तीसरा प्रभाव हम पढ़ रहे हैं उपचयन अभिक्रियाओं का, बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, देखो उसको बोलते हैं विकृत, विकृत, हाँ बेटा इंग्लिश में उसको कहा जाता है रेंसिडिटी और हिंदी में उसको विकृत गंधिता कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता और इंग्लिश में कहा जाएगा उसको रेंसिडिटी। अब ये क्या है, देखो नाम इसका मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत इजी चीज है। विकृत का मतलब होता है कि किसी चीज का बिगड़ा हुआ रूप है, कोई चीज बिगड़ गई है। और गंधिता मतलब गंध होता है। आपने देखा होगा कि जो भोजन होता है अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए खुले में छोड़ देंगे, मतलब ऐसी हवा में रख देंगे, तो कुछ घंटों बाद उसमें से एक गंध आनी शुरू हो जाती है और उसका जो स्वाद है वो बदल जाता है। तो बेटा इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। अब उसका स्मेल या उसका जो ये स्वाद है, टेस्ट है, वो चेंज कैसे हुआ, वो जो भोजन हमने खुले में रख दिया था और वहां पर एयर है, एयर में होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वहां पर उसके साथ जुड़ गई है, मतलब उस भोजन का बेटा क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है, या मैं कहूंगा कि उस भोजन का हमारा क्या हो गया है, जैसे उपचयन हो गया है। मेरी बात बेटा आप ध्यान से सुनना प्लीज। तो जब भोजन का उपचयन हो जाता है या ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसमें एक अजीब सी गंध आ जाती है, उसका स्वाद बदल जाता है। बेटा इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और ये जो हो रहा है, ये भोजन मतलब भोजन की गंध बदल रही है या उसका स्वाद बदल रहा है, वो भोजन ज्यादातर हमारा वसा युक्त होता है ना। तो जो विकृत गंधिता है वो ज्यादातर हमें उस भोजन में मिलती है जिसमें वसा होती है, जिसमें फैट होती है, या जो भोजन हमारा तेलीय होता है ना बेटा। तो ये हमारा क्या था, विकृत गंधिता के बारे में था। अब विकृत गंधिता को हमें रोकना है तो क्या करें, आप लॉजिक लगाओ कि विकृत गंधिता हमारा किसकी वजह से हुई है, ऑक्सीजन की वजह से। तो अगर किसी भी तरीके से हम भोजन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोक देंगे तो विकृत गंधिता नहीं होगी। इसलिए हमें भोजन को जो है एक तरह से मतलब कंटेनर, एक ऐसे पैकेट में रखते हैं जिससे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, या हम उसको जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं बेटा, वहां पर उसको रखते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो है वो तापमान हमारा कम होता है और वो रोकता है कि जो बाहर की ऑक्सीजन है वो कांटेक्ट में ना आए भोजन के साथ। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था, इसका भाग 3 था। ये बेटा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है पूरा। आपके कुछ डाउट हैं, आपकी कुछ क्वेरी हैं या आपके कुछ सुझाव हैं बेटा, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। और बेटा हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ये बात आप शेयर करें। और बेटा अपना ख्याल रखें, आप ठीक से पढ़ते रहें।